हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, जिनका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन का, बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन, इसके यूनिट सेकंड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसमें आपके टोटल 4 चैप्टर थे। ओके, मैंने उनकी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवा दिया है। और जो आपकी सेकंड यूनिट है आपकी, उसका भी जो चैप्टर आपका फर्स्ट है ना, उसकी भी मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड करी, तो आप उसे ज़रूर देख लेना। इससे आपको क्या होता है ना कि एक सीक्वेंस में आपके चैप्टर्स चलते रहते हैं, तो आपको भी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ, मेरा इतने सिलेबस कंप्लीट हो गया। और प्लस आपको ही फ़ायदा होता है किसी भी चीज़ को सीक्वेंस वाइज में करने का। ठीक है। और अगर जिन बच्चों को इसके नोट्स चाहिए होंगे तो मैंने आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर देती हूँ, आप वहाँ से जाकर इसको गेट कर सकते हैं। आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका जो आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, उसमें आपने समाजीकरण और शिक्षा के बारे में पढ़ा था कि समाजीकरण क्या चीज़ होती है। वैसे ही हम इसमें संस्कृति और शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपने उसमें समाजीकरण आखिर में होता क्या है उसके बारे में जाना था, तो वैसे ही हम देखेंगे कि आखिर में जो संस्कृति है उसका क्या अर्थ है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जब तक जैसे चैप्टर का कोई भी नेम होता है, जब हम उसके बारे में ही नहीं जानेंगे तो उससे आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए हम फर्स्टली कभी भी संस्कृति का क्या अर्थ है हम इसको देखते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि संस्कृति सामान्य अर्थों में संस्कृति शब्द का प्रयोग सुसंस्कृति या संस्कार के लिए किया जाता है। संस्कृति संस्कृत भाषा के शब्द संस्कार से बना हुआ है। जो आपका ये जो संस्कृति वर्ड है ना, ये जो आपका संस्कृत भाषा में वो है ना, क्या कहते हैं, संस्कार वर्ड, उससे बना हुआ है आपकी ये हिंदी का वर्ड संस्कृति, जिसका अर्थ होता है कुछ तत्वों की पूर्ति करना अथवा उन्हें संपन्न करना। इस प्रकार संस्कृति का अर्थ हुआ विभिन्न संस्कारों द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करना। कि जो हमारा जो जीवन होता है, जो हमारा सामूहिक जीवन के जो इतने भी उद्देश्य होते हैं उनकी एक तरीके से उनको फुलफिल करना। ठीक है। इसके अंतर्गत उस समाज के जिसमें मनुष्य रहता है उसके रीति रिवाज हो गए, जो परंपराएं हो गई, मशीनें, उपकरण, नैतिकता, कला, विज्ञान, धर्म, विश्वास, सामाजिक संगठन, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था, सभी कुछ आ जाते हैं। कहा जाए तो संस्कृति का मेन वर्ड क्या हो गया, मतलब क्या हो गया इसका मतलब कि किसी का समाज में रहने का ढंग, कि हम किस तरीके से एक समाज में रहते हैं, उसमें जो हमारी संस्कृति है वो मतलब एक तरीके से आप संस्कृति इसे कह सकते हैं। जो हमारी परंपराएं होती हैं, जो हमारी रीति रिवाज होते हैं, हम उन्हें भी तो संस्कृति कहते हैं ना। जो आपका कल्चर होता है कि हाँ, आप आपके परिवार में किस टाइप की संस्कृति को वैल्यू दी जाती है, आपने देख रखा होगा कि सब परिवार की जो संस्कृति होती है वो अलग अलग होती है। उनके मतलब एक तरीके से जीवन जीने का अपना अपना जो ढंग होता है उसी को हमने क्या कहा है, संस्कृति कहा है। कि हम समाज में किस तरीके से रहते हैं उसी ढंग को हमने इन शॉर्ट वे में क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। ऊपर बाकी मैंने आपको ये पूरा संस्कृति का मतलब क्या होता है उसके बारे में बता दिया। अब हम देखते हैं कि संस्कृति की जो परिभाषाएं हैं वो क्या क्या, विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने क्या क्या दे रखी है। जैसे कि आपके फर्स्ट हैं रोसेक, उन्होंने क्या बोला है ना कि जो संस्कृति है ना वो साधारण परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है ना कि किसी विशेष समय और स्थान में निवास करने वाले विशेष व्यक्तियों के जीवन व्यतीत करने की सामूहिक विधि। जैसे कि आप जानते हैं कि जो संस्कृति होती है एक तरीके से आपकी विधि होती है, जो आपकी जो परंपराएं, रीति रिवाज, ये सभी तो होता है ना आपकी संस्कृति के अंतर्गत। तो इसलिए उन्होंने कहा है ना कि एक विशेष स्थान पर एक विशेष समय में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको जीवन के व्यतीत करने की जो सामूहिक विधि होती है उसको हमने क्या कहा है, वो संस्कृति कहा है। ऐसी जो आपकी सेकंड विद्यमान है टाइलर, टाइलर ने लिखा है ना कि जो संस्कृति है ना वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, नियम, रिवाज और समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित की जाने वाली अन्य योग्यताएं और आदतें शामिल होती हैं। इसके अंदर आप देखते हैं कि समाज में हमें किस टाइप से रहना चाहिए, जो जो योग्यताएं होती हैं, जैसे कि जो हमारे नियम हो गए, हमारे कानून हो गए, जो ज्ञान, विश्वास, रीति रिवाज हो गए, इन सबको हमने संस्कृति का है। जो एक तरीके से जो मनुष्य होता है उसको अर्जित करता है, वो अपनी आदतों में क्या करता है, उसको सम्मिलित करता है, इन्हीं को हमने संस्कृति कहा है। सॉरी। थर्ड आपके हैं जो विद्यमान है वो कौन है, सदरलैंड। सदरलैंड में वुडवर्ड के अनुसार है ना संस्कृति में कोई भी बात आ सकती है जिसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ।
जैसे कि जो भी आपके परिवार में जो दादा दादी, नाना नानी आपकी जो संस्कृति अपनाए हुए रहते थे, वो क्या होता था, आपके पापा मम्मी भी अपनाते हैं और फिर जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप भी अपनाएंगे उन संस्कृति को। तो यही कहते हैं ना कि जो संस्कृति है ना, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है, हस्तांतरित होती रहती है। ठीक है। और किसी भी राष्ट्र की संस्कृति उसकी सामाजिक विरासत होती है, क्योंकि वो हमें समाज ने ही दी होती है। जो समाज के जो मूल्य होते हैं, जिसे समाज अपनाता है, जिसको समाज से स्वीकृति होती है, वही आपकी संस्कृति है। जिसको समाज ने क्या कर रखा है कि हाँ, ये कुछ है चीज़ जिसको सामाजिक जो जो लोग होते हैं वो उसको अपनाते हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा कि जो सामाजिकरण है आखिर में था क्या। तो वही चीज़ है ना कि जिसे समाज अपनी स्वीकृति देता है उसी को हमने क्या करते हैं, संस्कृति मानते हैं। इसमें यही बात कही गई है कि किसी भी राष्ट्र की संस्कृति उसकी सामाजिक विरासत होती है। सामाजिक विरासत क्यों होती है, क्योंकि समाज उसे स्वीकृति प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि संस्कृति की विभिन्न परिभाषाएं भी इनकी अनेक विशेषताओं का आभास कराती है, जिनमें से प्रमुख विशेषताएं हैं जिन्हें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, सीखा हुआ व्यवहार, जो सांस्कृतिक विरासत के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होती है, अपितु व्यक्ति समाज में रहकर ही इसे सीखता है। जो संस्कृति है वो व्यक्ति क्या करता है समाज में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अभी एक बात बोली कि जैसे कि जो आपके जो संस्कृति आपके परिवार में चलती होगी, जैसे दादा दादी आपके वो मानते होंगे, वही आपके पापा मम्मी भी मानते होंगे, परंतु वो हस्तांतरित तो होती है, बट हस्तांतरित किस वे में होती है, क्योंकि उसको क्या कहते हैं, जो व्यक्ति होता है वो समाज में रहकर सीखता है। इसलिए उन्होंने ये बात यहाँ पे कह दी है ना कि जो सांस्कृतिक विरासत है ना के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होती है, अपितु उसको क्या करना पड़ता है, उसको कमाना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, समाज में रहकर इसे सीखता है। संस्कृति की एक अवधारणा एक सामूहिक अवधारणा है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता रहता है। ये व्यक्ति क्या करता है, जब व्यक्ति एक तरीके से वो कहा जाए जिसका व्यक्ति का जन्म होता है, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीखता रहता है। तो उसी टाइप से ना वो हमारी जो कल्चर होता है, जो संस्कृति होती है हमारी, उसको भी वो अडॉप्ट करता रहता है कोई भी व्यक्ति, जब तक वो मर नहीं जाता। और इस समाजीकरण की प्रक्रिया के बीच व्यक्ति समाज के धर्म, आचरण, कला, परंपराओं आदि को सीखता है। इसलिए समाजशास्त्री संस्कृति को एक सीखा हुआ गुण, व्यवहार, ये सामाजिक विरासत मानते हैं। इसलिए जो हमारे समाजशास्त्री हैं उन्होंने कहा है ना कि संस्कृति क्या है, एक गुण है, क्योंकि उसको हम सीखते हैं, एक व्यवहार है हमारा, और एक सामाजिक विरासत है जो समाज द्वारा हमें दी जाती है, क्योंकि हम समाज में रहकर ही उसे सीखते हैं। इसलिए इसकी जो एक विशेषता होगी वो क्या है कि ये कैसी इसकी विशेषता है कि ये सीखा हुआ व्यवहार है। सेकंड इसकी विशेषता हो जाती है कि संस्कृति का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बता भी दिया है कि जो संस्कृति होती है ना वो कैसी होती है, संचारशील होती है। एक तरीके से वो टिकी हुई नहीं रहती, वो संचारशील होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती रहती है। अर्थात संस्कृति के विभिन्न तत्व एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं। संस्कृति के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी पिछली पीढ़ी का ही विकसित रूप होता है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि आप अपने मम्मी पापा के क्या हैं, एक तरीके से वर्तमान पीढ़ी, और आपके मम्मी पापा क्या हैं, आपकी पिछली पीढ़ी, जिससे आप क्या करते हैं, अपने गुण अर्जित करते हैं, चाहे वो परिवार में रहने का गुण हो या फिर संस्कृति का गुण हो या फिर सामाजिकरण का गुण। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आप अच्छे से उसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे। और मैं थोड़ा कोरिलेट करके इसलिए पढ़ाती हूँ ना कि हाँ, आप पिछले चैप्टर का भी कुछ ना भूलें। ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा गया ना कि जो वर्तमान पीढ़ी है वो पिछली पीढ़ी का ही विकसित रूप होता है। जो हम आज की पीढ़ी है, जो हमारे मम्मी पापा ने हमें जो विरासत में हमें दी होंगी, जो हमने उनसे गुण अर्जित किए होंगे, तो वो वर्तमान पीढ़ी अर्जित करती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न समाजों के आपस में संपर्क में आने से वह एक दूसरे से समाज में संचालित हो जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया है ना कि जो संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता रहता है, क्योंकि समाज में भी जो लोग आपस में संपर्क करते हैं वो भी एक दूसरे को अपने जो विचार होते हैं, जो ढंग होते हैं, जो गुण होते हैं, या जो संस्कृति का जो तरीका होता है वो आदान प्रदान कर देते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता है संस्कृति की कि जो संस्कृति है वो सामाजिक होती है। क्यों कहा गया इसको सामाजिक, जैसे कि आपने देखा भी कि जो समाज होता है जिसको स्वीकृति देता है वही हमारी संस्कृति भी बन पाती है। जो गुण जो समाज सोचता है कि हाँ ये होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए, जिसको समाज एक तरीके से मानता है, उसी को हम क्या करते हैं, संस्कृति मानते हैं। या फिर हमारे जो सामाजिक गुण में भी हमने देखा था उसको। तो यही चीज़ है ना कि जो संस्कृति है ना वो सामाजिक होती है, क्योंकि संस्कृति का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से ना होकर संपूर्ण समाज से होता है कि हाँ समाज जिसे मानता है। अर्थात
संस्कृति व्यक्तित्व ना होकर, इट मीन्स पर्सनल ना होकर ना, वो सामाजिक होती है। कोई गुण आदि यदि व्यक्ति विशेष तक सीमित रहता है तो वह संस्कृत नहीं बन सकता। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति तक ही सीमित है तो वो हमारी संस्कृति नहीं हो सकती, वो हमारी संस्कृति नहीं मान सकते हम उसको, जब तक कि वो पूरे समाज में विख्यात ना हो। जैसे कि आप जानते हैं जो कल्चर आप मानते होंगे वो आपने देख रखा होगा कि किसी और भी परिवार में वैसा कल्चर को माना जाता होगा, उस संस्कृति को माना जाता होगा। क्यों? क्योंकि ये समाज, एक तरीके से समाज में जो सामाजिक होती है ये चीज़ें। जो संस्कृति है वो आपकी सामाजिक है, एक पर्सनल आपका वो नहीं हो सकता, एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता। ये पूरा समाज इसको मानता है, तो पूरा समाज उसको स्वीकृति देता है। इसलिए जो संस्कृति को हमने क्या कहा है, सामाजिक होती है। इसकी एक ये भी विशेषता है। जो संस्कृति का स्वरूप परिवर्तनशील होता है। अब वो क्यों कहा गया है? क्योंकि सांस्कृतिक गुण समय अनुसार क्या होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। उदाहरणतः एक समय भारतीय सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था में पर्दा प्रथा का महत्व था। जैसे कि आप जानते हैं, आप अपना अगर पुराना टाइम उठाकर देखें तो आपने देख रखा होगा कि पहले सती प्रथा का वो था, विख्यात थी कि अगर जिसका पति मर जाता था तो एक मतलब एक तरीके से जो विधवा जो नारी होती थी उसका वो भी सती हो जाती थी, उसको भी आग में जला दिया जाता था उसके पति के साथ ही। अब ऐसी पर्दा प्रथा भी थी पहले। ये हमारी संस्कृति की तो हिस्से थे, संस्कृति का ही तो हिस्सा थी ना। परंतु जैसे जैसे टाइम बदला, जैसे जैसे समय बीता, तो समय के साथ साथ संस्कृति में भी परिवर्तन होने लग गए। फिर लोगों की जो सोच विचार है, जो समाज का जो सोच विचार है, उनमें परिवर्तन होने लग गए। तो जब समाज में परिवर्तन होते हैं तो समाज जो में जो चीज़ पहले एग्जिस्ट कर रही होती है वो भी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, और टाइम के साथ साथ आते जाते नई चीज़ें क्या हो जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं। तो इसलिए जो कहा है ना कि जो संस्कृति की एक विशेषता ये भी है कि वो कैसी है, वो परिवर्तनशील है। जैसे कि इसमें लिखा भी है एग्जाम्पल में कि पहले जो एक समय में भारतीय सामाजिक एवं संस्कृति में क्या था, पर्दा प्रथा का प्रचलन था। आप देखते होंगे कि आपकी मम्मियाँ भी घूंघट रखती होंगी, मतलब एक तरीके से पर्दे में रहा जाता था औरतों को। परंतु आज के टाइम में ऐसा जरूरी नहीं है। परंतु आज के आधुनिक वातावरण में पर्दा प्रथा को कोई खास महत्व नहीं दिया जाता। इसलिए क्या कहा है कि संस्कृति की एक ये भी विशेषता है कि उसकी एक ये भी प्रॉपर्टी है कि जो संस्कृति है वो कैसी है, वो परिवर्तनशील होती है। इसी प्रकार जब एक दूसरे समाज के द्वारा कोई सांस्कृतिक गुण प्राप्त करता है तो वह अपनी परिस्थितियों के अनुकूल उसके स्वरूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लेता है। इसलिए जो लोग होते हैं, आप देखते होंगे कि जो जितने आज के मॉडर्न टाइप के जो व्यक्ति होते जा रहे हैं, जैसे आप हैं, आपने अपने मम्मी पापा से थोड़ा हटकर ही कुछ सोच विचार रखते होंगे, आप उनसे थोड़े से उनकी जो सोच विचार है उनसे अलग आपका सोच विचार रहता होगा। तो इसमें क्या है, ये भी थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देता है। क्योंकि इसी प्रकार तो क्या होता रहता है कि जो टाइम के साथ क्या होता है ना कि परिस्थितियों के अनुकूल ही हम थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लेते हैं अपने सांस्कृतिक गुणों में। नेक्स्ट है संस्कृति की विशेषता कि सांस्कृतिक सार्वभौमिक एवं विशिष्ट हो सकती हैं। इट मीन्स यूनिवर्सल भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी हो सकती है किसी के लिए। जैसे कि जो संस्कृति के कुछ तत्व सभी समाजों में पाए जाते हैं और कतिपय तत्व केवल समाज विशेष तक ही सीमित होते हैं, और कुछ कुछ जो तत्व होते हैं वो कुछ ही समाज तक सीमित होते हैं, और एक ऐसे तत्व होते हैं जो पूरे समाज के लिए में पाए जाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि संस्कृति एक सार्वभौमिक अवधारणा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सामाजिक गुण है, सामाजिक है। जो संस्कृति वो कैसी है, सामाजिक होती है, क्योंकि समाज द्वारा इसको स्वीकृति होती है। हाँ, यह बात दूसरी है कि विभिन्न समाजों की संस्कृति का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है, परंतु संस्कृति प्रत्येक समाज में क्या होती है, निर्विवाद रूप से पाई जाती है। हर समाज का अलग अलग अपनी खुद की संस्कृति होती है, परंतु फिर भी कैसी होती है, ये निर्विवाद रूप में पूरे समाज में फैली हुई होती है। सबकी आप देखते होंगे कि आपके जो आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे और आपकी जो संस्कृति होती है वो अलग अलग होती होगी, परंतु फिर भी तो एग्जिस्ट कर रही है ना वो संस्कृति पूरे समाज में। तो इसीलिए कहा गया है कि ये होती अलग अलग है, भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु फिर भी इनमें क्या होती है, निर्विवाद एक तरीके से रूप में पाई जाती है संस्कृति। इसकी एक ये भी विशेषता है। नेक्स्ट है कि जो संस्कृति होती है वो उपयोगी होती है। इट मीन्स जैसे कि इसमें लिखा है कि संस्कृति प्राय समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जो समाज की जो हमारी वो है आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करती है। संस्कृति वास्तव में सामाजिक जीवन के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है कि हमें किस तरीके से आगे चलना चाहिए। एक तरीके से वो हमारा रूट हमें दिखाती है कि हाँ, हमें समाज में इस तरह से रहना चाहिए, चलना चाहिए, बोलना चाहिए दूसरे लोगों से, और हमें इस टाइप से हमें अपने व्यवहार में ये परिवर्तन करना चाहिए। तो इसलिए जो संस्कृति को हमने क्या कहा है, पथ प्रदर्शक के रूप में भी ये कार्य करती है। जैसे कि जो आपका सामाजिकरण था वो भी आपके पथ प्रदर्शक रूप में कार्य करता था, इसी टाइप से जो आपकी संस्कृति है वो भी पथ प्रदर्शक रूप में कार्य करती है। मनुष्य किसी परिस्थिति में क्या करें,
किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कब और किस तरह के साधन का प्रयोग करें आदि सब संस्कृति ही निर्धारित करती है। और कतिपय अपवादों में मतलब एक तरीके से अपवाद आप मान सकते हैं जो थोड़े समाज में क्या होती है, विस्तृत होती है। जैसे कि इनमें लिखा है कि अपवादों में छोड़कर संस्कृति समाज के लिए उपयोगी होती है, कुछ अपवादों में छोड़कर, परंतु जो संस्कृति होती है वो समाज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्योंकि कैसी है ये संस्कृति, हमारे पथ प्रदर्शक के रूप में भी कार्य करती है, हमारी समाज की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती है, इसलिए ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता ये है कि जो संस्कृति है ना वो समाज के लिए उपयोगी होती है। जैसे जो संस्कृति है विशेष परंपरागत समाजों में साधन ना होकर साध्य होती है। इसके अंतर्गत उसके आदर्श, प्रतिमान अथवा आदर्श नियम सम्मिलित होते हैं, जिनके अनुसार व्यवहार करना, कि हमें किस टाइप से व्यवहार करना चाहिए, समाज का प्रत्येक सदस्य अपना धर्म मानता है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति की निंदा का पात्र होता है। अगर वो समाज में इन सब नियमों का वो ना करे, पालन ना करे, तो उसको एक तरीके से क्या कहा जाता है, उसको उसकी निंदा की जाती है कि हाँ उसकी बुराई होती है, उस व्यक्तियों की बुराई की जाती है जो समाज में जो संस्कृति है उसका पालन नहीं करते हैं। तो यही है कि सबका अपना अपने धर्म के अनुसार अपनी अपनी संस्कृति हो सकती है, परंतु उन संस्कृति का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, एक तो होता है माने या ना माने, जैसे आप होते हैं कि भगवान को कोई व्यक्ति मानता होगा, कोई नहीं मानता होगा, ये बात मानना अलग बात है कि हाँ कोई मान रहा है नहीं माना, पर उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किसी और की अवधारणा से जुड़ी होती है, किसी और की उसमें पूर्ण एक तरीके से विश्वास होता है, इसलिए किसी भी चीज़ का अपमान नहीं करना चाहिए। बेशक कि आप भगवान को मानते हो या ना मानते हो बात अलग है, परंतु उस चीज़ का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो उसी टाइप से इन्होंने ये कहा है ना कि नियमों का उल्लंघन करने पे क्या होती है, निंदा का पात्र व्यक्ति बनता है। बेशक वो संस्कृति को मानता हो या ना मानता हो बात अलग है, अगर वो संस्कृति को ना भी फॉलो करे तो कोई बात नहीं, परंतु उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उसको एक तरीके से उसका ये नहीं कि गलत तरीके से उसका पालन करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही है कि जो संस्कृति है वो समाज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो इसकी एक ही विशेषता है। नेक्स्ट अब संस्कृति के प्रकार। अब हम देखते हैं कि संस्कृति के कितने टाइप्स हैं। जैसे कि जो आपकी WF ऑगबर्न ने संस्कृति को दो प्रमुख भागों में बांटा है। जो आपकी संस्कृति है उसकी 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका भौतिक संस्कृति हो गया और एक आपका अभौतिक संस्कृति हो गया। ठीक है, अब जो भौतिक संस्कृति है हम इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। जो भौतिक संस्कृति, जैसे कि इसके नाम से ही भौतिक, मतलब एक तरीके से आपका फिजिकली वो चीज़ है। जैसे कि इसमें लिख रखा है कि जो भौतिक संस्कृति में है ना, मानव निर्मित सभी मूर्त चीज़ें शामिल होते हैं। अब मूर्त चीज़ें क्या होती हैं? जिन्हें हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से छू सकते हैं। इट मीन जैसे आप कान, नाक, आँख, मुंह और त्वचा के द्वारा जिसको आप टच कर सकते हैं। जो इंद्रियां होती हैं वो आप जानते हैं कि हमारी क्या है, जिसको टेस्ट करके किसी को अपने कानों से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं। तो एक तरीके से जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कुर्सियाँ, टेबल, भवन, पंखे हो गए, ऑटोमोबाइल हो गया, औजार हो गए, वस्त्र हो गए, ये सब क्या है? ये आपकी मूर्त चीज़ें हैं। तो भौतिक संस्कृति में क्या होगा? जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, इसी को हमने भौतिक संस्कृति के उदाहरण में रखा है। इन्हें स्वयं मनुष्य ने बनाया है। ये इसको किसने बनाया? एक तरीके से मनुष्य के द्वारा खुद बनाया गया है। और भौतिक संस्कृति मूर्त एवं संचयी होने के साथ साथ उपयोगी भी है। यह जल्द बदल जाती है और भौतिक संस्कृति का संबंध मनुष्य के बाह्य जीवन से है। ठीक है, आपने देख लिया जो इसमें इसमें आपके जो वो होते हैं ना, आपके वस्त्र हो गए, आपके उपकरण हो गए, जो आपके ये बोलने का तरीका हो गया, ये आपकी इसके अंदर, इस संस्कृति के अंदर आते हैं, भौतिक संस्कृति के अंदर। अब हम देखते हैं कि अभौतिक संस्कृति क्या होती है। जैसे कि इसके नेम से पता चला, अभौतिक मतलब जो फिजिकली नहीं है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो गैर भौतिक होती है। जिसमें जैसे कि इसमें लिखा है कि अभौतिक संस्कृति में संस्कृति के गैर भौतिक पहलू शामिल हैं। वे अमूर्त होते हैं। मूर्त में तो था जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम इंद्रियों के द्वारा अपनी महसूस कर सकते हैं, ये होता है आपका मूर्त। परंतु अमूर्त क्या होता है? अमूर्त है और इस तरह एक निश्चित माप या उपस्थिति नहीं होती है। इट मीन्स इसकी उपस्थिति हम नहीं देख सकते, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है परंतु छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, इसको हम छू नहीं सकते, ओनली इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और हमारे विश्वास हो गया, हमारा विचार हो गया, हमारा आचरण हो गया, हमारा व्यवहार हो गया, या हमारे कई रीति रिवाज हो गए, कानून हो गया, मूल्य हो गया, इनको हम महसूस तो कर सकते हैं परंतु हम विश्वास को क्या टच कर सकते नहीं कर सकते। तो ये आपके आ जाते हैं अभौतिक संस्कृति के अंदर। परंतु जो आपकी भौतिक संस्कृति थी उसमें आपके आ जाते हैं जो वस्त्र होते हैं, जो वस्त्र आपके पहनने का तरीका होता है, जो आपके औजार होते हैं,
जो आप जिसको आप टच भी कर सकते हो, जिसको आप महसूस भी कर सकते हो, वो आपका आ जाता है भौतिक संस्कृति में। परंतु जिसे आप ओनली महसूस कर सकते हैं, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, जैसे आपके रीति रिवाज हो गए, जो आपकी सोच विचार हो गए, जो आपका व्यवहार हो गया, जो आपका विश्वास हो गया, जो विचार हो गए, ज्ञान हो गया, कला हो गई, ये सब आपके आ जाते हैं अभौतिक संस्कृति के तत्व हैं। और अभौतिक संस्कृति अपेक्षाकृत कैसी होती है, जटिल होती है। परिवर्तन बहुत धीमा होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो विचार में आपके परिवर्तन ला सकते, जो लोगों की पूरी पुरानी धारणा होती थी कि उनमें परिवर्तन ला सकते हैं, नहीं ला सकते ना। जैसे कई लोगों का पहले मानना होता था कि हाँ, घर में वॉशरूम नहीं होना चाहिए। आपने अगर टॉयलेट मूवी देखी होगी तो उसमें आप देखते होंगे कि जो पुरानी लोगों की धारणा होती थी, क्या उनमें चेंजेस आ सकते हैं, नहीं ला सकते। बहुत मतलब देरी से इसमें चेंजेस आते हैं। तो इसलिए इसने इसको क्या कहा है ना, जो अभौतिक संस्कृति होती है ना, वो बहुत ज़्यादा जटिल होती है। उसमें बहुत परिवर्तन जो होता है वो धीमा होता है। और अभौतिक संस्कृति का संबंध मनुष्य के आंतरिक जीवन से होता है, उनके बाह्य जीवन से नहीं होता कि बाहरी लुक में, वाइज में, जैसे वस्त्र हो गई, इन सब से नहीं मतलब होता। उसके जो आंतरिक विचारधारा, जो इनकी सोच होती है, उन इससे मतलब होता है अभौतिक संस्कृति का। तो आपने देख लिया कि जो अभौतिक और जो भौतिक संस्कृति है, उसमें आखिर में क्या अंतर होता है और वो किस प्रकार के जो हमारी संस्कृति है उसको क्यों दो भागों में बांटा गया है। जो ऑर्गन थे ने भौतिक और अभौतिक संस्कृति में पाए जाने वाले विलंबन को सांस्कृतिक विलंबन कहा है और इसके आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की गई है। अब हम देख लेते हैं भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, आप बनाकर आप लिख सकते हैं, परंतु फिर भी मैंने आपको इसकी डिफ्रेंशिएट करके आपको मैंने लिख दिया है कि जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, जो भौतिक संस्कृति होती है वो आपकी मूर्त होती है, जिसको महसूस और जिसको देखा दोनों जा सकता है। परंतु जो अभौतिक संस्कृति होती है वो कैसी होती है, मूर्त अमूर्त होती है। क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ ओनली महसूस किया जाता है, देखा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है इसका डिफरेंस कि जो भौतिक संस्कृति का माप संभव है, क्योंकि हम इसको जैसे आप देख सकते हैं कि कपड़े वपड़े या जो अभी आपके उपकरण हो गए, इन सब का मेजरमेंट किया जा सकता है। परंतु जो आपकी अभौतिक संस्कृति होगी, जिसमें आपके विचार, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, जिसमें आपका आचरण आ जाता है, इसको हम माप नहीं सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया है, मापना संभव नहीं है। जो आपकी अभौतिक संस्कृति, इसको मापना संभव नहीं है। नेक्स्ट है आपका भौतिक संस्कृति का संबंध। अब जो भौतिक संस्कृति का जो संबंध है ना, वो मनुष्य के बाह्य जीवन से है, जबकि जो अभौतिक संस्कृति के संबंध मनुष्य के आंतरिक जीवन से है। मैंने आपको ऊपर भी बता दी कि कैसे वो बाह्य जीवन से संबंधित रहता है, क्योंकि उसमें आपका वस्त्र, औजार, इन सब से मतलब रहता है। जो आप ऑटोमोबाइल यूज़ करते हैं, जो मोबाइल यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों का मतलब रहता है। परंतु जो आपकी अभौतिक संस्कृति है, उसमें आपके विचार, आचरण, आपकी सोच विचार, आपके तरीके, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब इंक्लूड होते हैं। इसलिए ये कैसा होता है, आंतरिक होता है, क्योंकि ये मनुष्य के आंतरिक जीवन से कोरिलेट करता है। नेक्स्ट आपका अंतर कि भौतिक संस्कृति का मूल्यांकन उसकी उपयोगिता से होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब उनका, और जबकि जो अभौतिक संस्कृति का मूल्यांकन उसकी उपयोगिता से नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट इसकी डिफ्रेंशिएट में कि भौतिक संस्कृति अभौतिक की संस्कृति की तुलना में तेजी से बदलती है, क्योंकि जो भौतिक संस्कृति होती है उसमें क्या होता है, उसमें चेंजेस ईजिली हो सकते हैं, क्योंकि वो जटिल प्रक्रिया नहीं होती, उसको जल्दी उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। क्योंकि वो कैसी होती है, वो ये नहीं होता कि हाँ मनुष्य से वो जुड़ी हुई रहती है, मनुष्य के आंतरिक जीवन से वो नहीं जुड़ी रहती, इसलिए उसमें चेंजेस जल्दी से लाए जा सकते हैं। परंतु जो आपकी अभौतिक संस्कृति है उसमें अपेक्षाकृत मतलब बहुत धीमा परिवर्तन होता है। जैसे कि आप किसी के सोच विचार में जल्दी से जल्दी परिवर्तन ला सकते हैं, जिसकी पुरानी धारणाएं बन रखी हैं, क्या उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है जल्दी से जल्दी? नहीं ना। इसलिए जो अभौतिक संस्कृति होती है वो अमूर्त होती है और उनमें जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, वो भी बहुत धीमे धीमे होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि संस्कृति का क्या महत्व है। संस्कृति का आखिर में हमारे जीवन से में क्या महत्व है? तो संस्कृति का व्यक्ति के लिए बहुत महत्व होता है। कैसे? व्यक्ति के लिए संस्कृति का मूल्य अपार और असीमित है। संस्कृति व्यक्ति के सामाजिक जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये कैसी होती है, जो संस्कृति होती है वो कैसी होती है, आपने इसकी विशेषता में देखा कि जो संस्कृति है वो सामाजिक होती है और संस्कृति व्यक्तित्व का विकास भी करती है, उसका संस्कृतिकरण करती है। व्यक्ति के लिए संस्कृति के महान कार्यों अथवा लाभ को हम सार रूप में देख सकते हैं, जो व्यक्ति के एक तरीके से महत्व होती है। जैसे इसमें लिखा है कि जो संस्कृति है वो व्यक्तित्व के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। कैसे? नेतृत्व विज्ञानी के लिए मानव जाति की समूची विरासत संस्कृति ही है। जो एक तरीके से हमारी विरासत हम देखते हैं तो हम अपने कल्चर को मानते हैं, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराओं को हम क्या मानते हैं, हमारी विरासत मानते हैं। जबकि एक संस्कृति कुछ विशेष लोगों की सामाजिक विरासत की घोतक है, एक तरीके से इसका पॉइंट है।
व्यक्तित्व संस्कृत का संबंध सब सामाजिक शास्त्रियों, सामाजिक नेतृत्व वैज्ञानिकों और सामाजिक मनोवैज्ञानिकों के लिए प्राथमिक महत्व का विषय है। संस्कृति और व्यक्तित्व के मध्य जो संबंध है उसमें दो बातें निहित हैं। एक और व्यक्ति को उपलब्ध होने वाली सामाजिक विरासत, उसके प्रति चेतना और अचेतन रूप में उसकी अनुक्रिया होती है, और वहीं जो दूसरी ओर है ना, विशिष्ट व्यक्ति का समग्र चरित्र होता है। तो आपने देखा कि इसमें दो बातें निहित होती हैं कि एक तो ये सामाजिक विरासत उसके प्रति चेतन और अचेतन के रूप में उसके लिए अनुक्रिया करती है, और दूसरी ओर वहीं ये कैसी होती है, विशिष्ट व्यक्ति का एक समग्र चरित्र होता है, उसका पूरा का पूरा जो उसका वो होता है चरित्र के रूप में इसको माना जाता है। संस्कृति का रूप मूलतः व्यक्तियों की व्यापक रचनाओं को निर्धारित करता है, जो संस्कृति के स्वरूप का प्रमाण देते हैं और उसे स्थायी बनाने का प्रयास करने में भी कार्य करते हैं। तो आपने देखा कि जो संस्कृति है वो व्यक्तित्व के अध्ययन का क्या केंद्र के रूप में बिंदु है, इसलिए ये जो मानव के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शक्ति है संस्कृति। नेक्स्ट इसकी वो है महत्व है कि जो संस्कृति है ना वो मनुष्य को मानव बनाती है। जो संस्कृति है वो क्या करती है कि मनुष्य को मानव बनाता है। वो कैसे? जो संस्कृति है ना, संस्कृत विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। अगर किसी का भी कोई आचरण, कोई करने का तरीका ना हो, कोई सामाजिकता ना हो जिसमें, वो कैसा होगा? एक पशु के व्यवहार ही तो करेगा ना, पशु के समान व्यवहार करेगा। परंतु जिसकी संस्कृति होती है, जिसका कल्चर होता है, किसी की रीति रिवाज, जिसका आचरण अच्छा होता है, वही तो समाज में एग्जिस्ट करता है ना, और वही क्या होता है? मनुष्य कहलाता है। तो इसलिए कहा गया है ना कि संस्कृति के बिना ना, कल्चर के बिना जो व्यक्ति होता है वो पशु के समान होता है। वह संस्कृति ही है जो मनुष्य को मानव बनाती है और उसके आचरण को नियमित करते हुए मनुष्य समूह जीवन यापन के लिए तैयार करती है। कि वो उसके आचरण को नियमित करके क्या करती है, जो संस्कृति होती है वो उसको पूरे जीवन यापन के लिए पूरा तैयार करती है, उसको पथ प्रदर्शक होती है संस्कृति। मानव कहलाने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य संस्कृति धारा में प्रभावित हो, और संस्कृति मनुष्य के समक्ष उसके जीवन का एक पूरा डिज़ाइन प्रस्तुत करती है। उसको एक तरीके से उसके रूप, जैसे आपने विशेषताओं में देखा था कि जो संस्कृति है वो पथ प्रदर्शक होती है, वो हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है, नई दिशा निर्देश देती है कि हाँ हमें उस पर चलना है। तो इसलिए इसने कहा है ना कि जो संस्कृति है ना, मनुष्य तभी मानव बन पाता है संस्कृति के द्वारा। तो इसलिए कहा गया ना कि जो संस्कृति है वो उसके जीवन का एक पूरा डिज़ाइन प्रस्तुत करती है। यह मनुष्य को बताती है कि वह किस प्रकार का भोजन करें, किस प्रकार का वस्त्र पहने और अपने साथियों के साथ कैसा व्यवहार करें, हमें समाज में किस टाइप से रहना चाहिए। ये सब हमें सिर्फ संस्कृति ही बताती है। तो यही है कि लोगों को उससे कैसे बातचीत करें और दूसरों के साथ किस तरह से सहयोग या प्रतियोगिता करें, ये हमें अपनी संस्कृति से ही पता चलता है। ये हमें अपनी संस्कृति से ही गुणों के बारे में पता चलता है कि हमें लोगों के साथ कैसे बैठना चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ कैसा आचरण रखना चाहिए। ये हमें हमारी संस्कृति ही बताती है। और इसलिए इसने कहा ना कि जो मनुष्य है वो तभी मानव बन पाता है जब जो संस्कृति होती है उसके पूरे जीवन का एक तरीके से पूरा डिज़ाइन प्रस्तुत करती है, और यही डिज़ाइन वो हमें वो करती दिखाती है। समाज में जीवन कैसे बिताएं ये संस्कृति ही सिखाती है। सामाजिक जीवन निभाने के लिए जो भी गुण अपेक्षित होते हैं, जरूरी होते हैं, मनुष्य को उसकी संस्कृति से ही मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपकी इसकी विशेषता है जो महत्व क्यों रखता है, जो संस्कृति की आपने देखा कि क्यों महत्व रखता है कि ये मनुष्य को क्या करते हैं, मानव बनाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है कि संस्कृति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो संस्कृति होती है वो व्यक्तित्व के विकास करती है, हमारी पर्सनैलिटी का विकास करती है, डेवलप करती है। जो संस्कृतिकरण द्वारा व्यक्ति अपनी संस्कृति के तत्वों को अपनाता है, इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपने शारीरिक मानसिक विकास की क्रमिक स्थितियों में अपनी स्थिति और कार्यों के अनुकूल समन्वय को आत्मीकृत करता है। तो जैसे कि आपने देखा कि जो संस्कृति है वो हमारी शारीरिक विकास या मानसिक जो विकास है उसमें अपना योगदान देती है, और इस तरह उस विचार, व्यवहार और कार्यों के सामाजिक औचित्य का मानदंड मिल जाता है और वह संस्कृति की स्वीकृति धाराओं में अपना स्थान पा जाता है। इस तरह व्यक्ति एक और मानव और समाज तथा दूसरी ओर मानव और अदृश्य जगत के पारस्परिक संबंधों में अपना स्थान निर्धारित करता है। तो आपने देखा कि जैसे संस्कृति है वो कैसे एक व्यक्तित्व का विकास करती है, उसकी पर्सनालिटी का विकास करती है। वो कैसे हमें औचित्य का मानदंड, मतलब एक तरीके से जो चीज़ें ज़रूरी है, नेसेसरी है, उन चीज़ों के हमें बताती हैं। और जैसे जो है
जो एक और तो वो क्या करती है, मानव और समाज के एक तरीके से उसके बारे में मानदंड के रूप में वो कार्य करती है। दूसरा वो मानव और अदृश्यत जगत के पारस्परिक संबंधों में अपना स्थान निर्धारित करती है। साथ ही मानव और प्रकृति के संबंधों के अंतर्गत आने वाला आवश्यक विचार, व्यवहार और कार्य प्रकारों से अपने अनुकूल सामान्यों की उपलब्धि भी उसे होती है। तो ये इसकी महत्वता। नेक्स्ट इसका महत्व है कि जो संस्कृति है वो जटिल स्थितियों का समाधान प्रस्तुत करती है। जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनका एक तरीके से सॉल्यूशन बनती है संस्कृति। जैसे इसमें लिखा है कि जो संस्कृति है वो मनुष्य को जटिल स्थितियों के समाधान हेतु व्यवहार का ढंग प्रस्तुत करती है। वो सिखाती है कि कैसे जो जटिल परिस्थितियों उसका समाधान ढूंढा जाए। यह हमें संस्कृति से ही मिलता है। यह मनुष्य को इतना अधिक प्रभावित करती है कि उसे स्वयं को सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप रखने में किसी बाह्य शक्ति की आवश्यकता नहीं होती और उसके कार्य स्वाभाविक बन जाते हैं। तो ये करती है, जो संस्कृति होती है वो हमें जटिल स्थितियों से निकालने में हमारी मदद करती है। इसलिए जो संस्कृति का जो महत्व है वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। वो हमारी पर्सनालिटी का विकास करती हैं और फिर वो हमारे उसके बारे में हमारा करती है कि हमें समाज में किस तरीके से रहना चाहिए। वो मनुष्य को एक मानव के रूप में परिवर्तित करती है। वो व्यक्तित्व के अध्ययन का केंद्र बिंदु भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और आपका पॉइंट रह गया होगा। हाँ, जो संस्कृति का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जो संस्कृति होती है वो परस्पर प्रेम एवं एकता में हमें बांधती है। सभी देशों की अपनी संस्कृति होती है। जो व्यक्ति अपने अपने देश समाज की संस्कृति से प्रेम करता है। आप जानते हैं कि जो विभिन्न विभिन्न समाज, विभिन्न विभिन्न देश की अलग अलग संस्कृति होती है, परंतु वो हमें फिर भी एक धागे में पिरोए रखता है। वो हमारी एकता का धागा होता है। वे सभी संबंधित संस्कृतियों में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों के प्रति प्रेम का भाव रखने लगते हैं। इससे एकता की भावना का भी क्या होता है, विकास होता है। तो ये हमें इस तरीके से एक दूसरे में प्रेम में, एकता में बांधी रखती है, जो हमारी संस्कृति होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शिक्षा व संस्कृति की आखिर में इनका क्या वो है, आपस में क्या इफेक्ट डालते हैं एक दूसरे पे। जो आपकी वो है, शिक्षा और संस्कृति का घनिष्ठ संबंध है। इसलिए किसी समाज का सांस्कृतिक पैटर्न उसके शैक्षिक पैटर्न को निर्धारित करता है। जो हमारा सांस्कृतिक पैटर्न है वो एक तरीके से हमारी शिक्षा को भी निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी समाज में संस्कृति का आध्यात्मिक स्वरूप है तो उससे उसकी शैक्षिक प्रक्रियाएं जीवन के नैतिक और शाश्वत मूल्य की उपलब्धि पर जोर देगी। अब हम देखते हैं कि शिक्षा पर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है। जो हमारी शिक्षा है उससे हमारी शिक्षा वो संस्कृति पर क्या इफेक्ट डालती है। जो शिक्षा हमारी संस्कृति पर क्या प्रभाव डालती है इसके बारे में हम देखते हैं। और फिर आप देखेंगे एक पॉइंट ये आएगा आपका शिक्षा और संस्कृति में संबंध के ऊपर कि जो संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। एक तो हो गया कि शिक्षा पर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है, जो हमारी एजुकेशन है उसका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारी संस्कृति पे। और दूसरा आपका आएगा कि संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस टाइप से हम देखते हैं। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट इफेक्ट है वो ये है कि जो शिक्षा के उद्देश्यों पर संस्कृति का प्रभाव, जो शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उस पर संस्कृति का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य किसी समाज के सांस्कृतिक आदर्शों, मूल्यों और पैटर्न से निर्धारित होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जैसी किसी समाज की संस्कृति होगी वैसी ही उसकी शिक्षा देने का उद्देश्य होंगे, वैसी उसकी शिक्षा के उद्देश्य भी होते हैं। जैसी वो संस्कृति अपनाते हैं तो उसी टाइप से जो शिक्षा होती है वो दी जाती है। इसलिए इसका एक प्रभाव ये पड़ता है शिक्षा पर संस्कृति का कि वो शिक्षा के उद्देश्यों पर संस्कृति का प्रभाव देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट है शिक्षा पर संस्कृति के प्रभाव में, ये है ना आपका कि शिक्षा पर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है। उसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है कि वो पाठ्यक्रम पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। अब वो कैसे, हमारी संस्कृति का हमारे पाठ्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य समाज की संस्कृति के अनुसार निर्धारित होते हैं और उसी पाठ्यक्रम भी समाज की संस्कृति के अनुसार निर्धारित होते हैं। आप देखते हैं कि आपके पाठ्यक्रम जो आपका सिलेबस होता है उसमें भी आपको संस्कृति के एक तरीके से क्या दिए जाते हैं, गुण दिए जाते हैं। आपको उसके बारे में भी शिक्षा प्राप्त करवाई जाती है। इसलिए कहा गया है ना कि शिक्षा पर संस्कृति का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि संस्कृति का प्रभाव ये पड़ता है कि उसके पाठ्यक्रम में भी उसको बताया जाता है। पाठ्यक्रम में भी हमें पढ़ाया जाता है कि हमारी जो संस्कृति है वो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा गया है कि पाठ्यक्रम पर संस्कृति का प्रभाव। और जैसे दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे किसी समाज के विचार और मूल्य होते हैं
उस समाज का शैक्षिक पाठ्यक्रम भी उसके सांस्कृतिक मूल्यों को साकार करने के लिए उस समाज के आदर्शों और आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट इसका प्रभाव हो गया शिक्षा पर संस्कृति का, कि शिक्षण के तरीकों पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। कि जो शिक्षण वो तरीके हैं, शिक्षा के तरीके हैं हमारे शिक्षण के लिए, तो उसका इफेक्ट संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। संस्कृति और शिक्षण के तरीकों का आपस में गहरा संबंध होता है। यही कारण है कि किसी समाज में बदलते सांस्कृतिक पैटर्न शिक्षण के तरीकों पर भी शक्तिशाली प्रभाव डालते हैं। जो हमारे समाज के जो सांस्कृतिक पैटर्न है वो जो बदलते हैं, तो हमारी शिक्षण सामग्री पर भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली प्रभाव डालते हैं, उसका भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि शिक्षा पर संस्कृति का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। जैसे कि अभी आपने देखा कि शिक्षा पर, पाठ्यक्रम पर, उस पर वो पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, उसके उद्देश्यों पे पड़ता है। अब हम थर्ड पॉइंट देख रहे हैं कि हाँ, शिक्षण के तरीकों पर भी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है शिक्षा के क्षेत्र में। और प्राचीन समय में शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है और बच्चों के दिमाग में उनके प्राकृतिक हितों और ज़रूरतों की उपेक्षा करते हुए विशिष्ट मात्रा में ज्ञान डालने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार शिक्षा की कृत्रिम प्रगति का परिणाम यांत्रिक रटना और रटना था, और आधुनिक समय में शिक्षा बाल पर केंद्रित हो गई है। तो आपने देखा कि कैसे प्राचीन समय में जो शिक्षा का जो केंद्र होता था वो बच्चों के दिमाग में सिर्फ उनकी एक तरीके से जरूरतों की अपेक्षा के लिए होता था। ओनली क्या होता था, सिर्फ कि हाँ रटना होता था। परंतु आज के टाइम में क्या हो गया है, शिक्षा पर बल दिया जाता है। तो आपने देखा कि शिक्षण के तरीकों पर भी संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट है, जैसे कि आपने पाठ्यक्रमों पर देखा था कि प्रभाव पड़ रहा है संस्कृति का, वैसे शिक्षण के तरीकों पर प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट प्रभाव पड़ रहा है कि उसके अनुशासन पर भी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, डिसिप्लिन पे, कि सांस्कृतिक मूल्य भी अनुशासन की अवधारणा को प्रभावित करते हैं, उस पर भी इफेक्ट डालते हैं कि हमें किस प्रकार का डिसिप्लिन रखना चाहिए। जो हमारी संस्कृति होती है तो उसी में हमारी शिक्षा पर इसलिए इफेक्ट डालते हैं कि हमें अनुशासन किस टाइप से रखना चाहिए, उसको भी प्रभावित होती है। ठीक है। सोच और जीवन के वर्तमान सांस्कृतिक पैटर्न अनुशासन की हमारी अवधारणा से सीधे जुड़े होते हैं। प्राचीन और मध्य युग के समाजों में जहाँ सत्तावाद का शासन था, वहाँ अनुशासन की अवधारणा दमनवादी थी, मतलब दबी हुई थी। लेकिन आधुनिक समय में जब दुनिया भर में जीवन के लोकतांत्रिक मूल्यों को स्वीकार किया गया है, जिसमें लोगों का शासन स्वीकार किया गया है, अनुशासन की अवधारणा का अर्थ प्रभाववादी या मुक्तिदायक या आत्मानुशासन हो गया है। इसलिए अनुशासन क्या कहा गया ना, कि अनुशासन पर भी इसका संस्कृति का इफेक्ट पड़ता है। जो लोगों की जो सोच होती है तो उसके ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। जो संस्कृति होती है कि वो कैसी है, जहाँ वहाँ अनुशासन की अवधारणा दमनवादी होती जा रही है, जहाँ पर सत्तावाद का शासन था। ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृति का प्रभाव, कि पाठ्य पुस्तकों पर भी प्रभाव पड़ता है संस्कृति का, कि पाठ्य पुस्तकों में पाठ्यक्रम समाहित होता है। हमने ऊपर पाठ्यक्रम पर सांस्कृतिक मूल्यों के शक्तिशाली प्रभाव पर चर्चा की है, और ये पाठ्य पुस्तकें निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार लिखी जाती हैं। यह ध्यान में रखा जा सकता है कि केवल उन्हें पाठ्य पुस्तकों का स्वागत किया जाता है और सांस्कृतिक आदर्शों और मूल्यों को क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। पाठ्य पुस्तकों में भी क्या किया जाता है, हमारे सांस्कृतिक जो मूल्य हों उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उनको बढ़ावा किया जाता है, और उसको और ज़्यादा प्रभावित बनाती है। जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति का प्रभाव हमारी शिक्षण प्रणाली पर इस टाइप से पड़ता है कि उसकी पाठ्य पुस्तकों पर इस पर प्रभाव पड़ता है, उसके शिक्षण के तरीके जो होते हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ता है संस्कृति का। अब नेक्स्ट हमारा, कि शिक्षक पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। जो हमारे टीचर्स होते हैं उन पर भी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, कि प्रत्येक व्यक्तिगत शिक्षक उस समाज के सांस्कृतिक आदर्शों और मूल्य के ओतप्रोत होता है जिसका वह विभिन्न सदस्य होता है, और ऐसा शिक्षक ही अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर पाता है। क्योंकि जो शिक्षक पर भी जो हमारी संस्कृति है होता है उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो है भी तो वो भी एक व्यक्ति ना, और ऐसा शिक्षक ही बच्चों में उच्च आदर्शों और नैतिक मूल्यों का संचार करने में क्या होता है, सक्षम होता है। जो क्या करता है, क्या एक तरीके से जो उसका अभिन्न अंग होता है, और ऐसा शिक्षक ही अपने उद्देश्य को सफलता को प्राप्त कर सकता है, और ऐसे ही बच्चों में आदर्श और नैतिकता का संचार भी कर पाएगा ऐसा शिक्षक, जिसके ऊपर उसके सांस्कृतिक और आदर्शों का एक तरीके से सांस्कृतिक आदर्शों से फुलफिल हो। ऐसा शिक्षक ही वो क्या कर सकता है, उच्च आदर्शों और नैतिक मूल्यों का संचार करने में सक्षम होता है। शिक्षक की आदर्शवादिता एवं उच्च आदर्शों को बच्चे अदृश्य किंतु निश्चित रूप से आत्मसात करते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि शिक्षक की आदर्शवादिता एवं उच्च आदर्शों में उसके
राष्ट्रीय समाज के सांस्कृतिक आदर्शों एवं मूल्य क्या होते हैं, समाहित होते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो शिक्षक पर भी संस्कृति का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। नेक्स्ट है 7, विद्यालय पर भी संस्कृति का इफेक्ट पड़ता है। जैसे उसके पाठ्यक्रमों पे था, शिक्षण की तकनीक पे था, टेक्निक जो शिक्षण की होती है, तरीके, शिक्षक पर हो गया, पाठ्य पुस्तकों पे हो गया, पाठन सामग्री पे हो गया, तो इस पे सब पे प्रभाव पड़ता है। उसी टाइप से जो विद्यालय पर भी संस्कृति का इफेक्ट डालते हैं कि प्रयोजनवाद की विचारधारा के अनुसार विद्यालय समाज का एक लघु रूप है, एक समाज का एक छोटा रूप हमने विद्यालय को कहा है। विद्यालय की कुल गतिविधियां और कार्यक्रम उस समाज के सांस्कृतिक आदर्शों और मूल्य के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके सांस्कृतिक आदर्शों के रूप में आपने स्कूल में भी देखते होंगे, आपके जो फंक्शंस होते होंगे उसमें भी सांस्कृतिक मूल्यों का बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, ध्यान रखा जाता है। आप देखते होंगे कि सभी संस्कृति को बहुत वो दी जाती है, इज्जत दी जाती है। जो हमारे स्कूल के फंक्शंस होते हैं उसके अंदर, आप अगर 12th तक स्कूल आप गए हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा कि जो फंक्शंस होते हैं उसमें सभी धर्मों का एक समान बताया जाता है। तो ये हमारी संस्कृति के ऊपर तो वो डालते हैं ना, संस्कृति तो प्रभाव डालती है ना हमारी शिक्षण, उसमें शिक्षण सामग्री में। विद्यालय पर भी इसी टाइप से जो हमारी संस्कृति है वो प्रभाव डालती है। जिसे इसमें लिख भी रखा है कि जो मूल्य के अनुसार आयोजित किए जाते हैं, जो विद्यालय की स्थापना और आयोजन करता है। ठीक है, तो आपको मैंने समझा दिया कि किस टाइप से जो विद्यालय पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है कि आप संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। जो हमारी संस्कृति, जो हमारा कल्चर है, वो उस पर हमारी शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। कि संस्कृति का संरक्षण, जो हमारी वो है शिक्षा है ना, उसका इसलिए इफेक्ट पड़ता है ना हमारी उस पर संस्कृति पर, क्योंकि जो शिक्षा के माध्यम से ही जो हमारी संस्कृति है उसका संरक्षण हो पाता है। जो संस्कृति है वो हस्तांतरण हो पाती है एक तरीके से, अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तभी वो हस्तांतरण हो पाती है, वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा का प्रभाव ही हमारी संस्कृति को इतना ज़्यादा प्रबल बनाता है। शिक्षा के द्वारा ही जो हमारी संस्कृति है वो संरक्षित है, वो हस्तांतरित हो पाती है, वो व्यक्ति के विकास कर पाती है। तो इस टाइप से आप इस देखेंगे। अभी तो आपने क्या पढ़ा था कि शिक्षा पर संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा था, कि हमारी शिक्षण सामग्री में भी संस्कृति को महत्व दिया जाता है। हमारे जो विद्यालय में कार्यक्रम होते हैं उसमें भी उसके आदर्श माने जाते हैं संस्कृति को। परंतु अब हम देखेंगे कि जो हमारी संस्कृति पर हमारी शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। हमें जो शिक्षा है वो हमारी संस्कृति पर क्या प्रभाव डालती है। तो ये तो एक प्रभाव ये है कि वो हमारे समय संरक्षण प्राप्त करते हैं। जो हमारी संस्कृति है उसका संरक्षण करती है जो शिक्षा के द्वारा ही। तो जब लोग जागरूक होते हैं, लोगों को उसके बारे में शिक्षा दी जाती है, तभी तो उसका महत्व बढ़ता है। अगर आप किसी चीज़ की नॉलेज ही ना हो तो उसका इम्पोर्टेंस भी तो नहीं बढ़ेगी ना। तो इसी टाइप से जो संस्कृति है उसका महत्व कौन बढ़ाता है, हमारी शिक्षा बढ़ाती है। तो इसलिए शिक्षा का प्रभाव संस्कृति पर किस प्रकार पड़ता है, वो उसको संरक्षण प्रदान करती है। प्रत्येक देश बाकी देशों की तुलना में अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता में विश्वास रखता है, उसकी ऊंचाइयों में विश्वास रखता है और उसका दिखावा करता है। इसलिए वह अपनी संस्कृति को उसके मूल रूप में संरक्षित करने का प्रयास करता है। इसलिए जो संस्कृति का जो हमारा मूल रूप है उसमें वो उसको संरक्षित करता है, उसको एक तरीके से बचाए रखता है। तो इसलिए इस टाइप से जो संस्कृति पर शिक्षा का ये इफेक्ट पड़ता है कि वो संस्कृति को संरक्षण प्रदान करती है। उसके कार्यों को पूरा करने का एकमात्र साधन शिक्षा ही है। जो भी उसका कार्य है संस्कृति का, वो एक साधन उसका है शिक्षा। शिक्षा के द्वारा ही जो भी हमारी संस्कृति के जो भी गुण है उसको हम क्या कर पाते हैं, उभार पाते हैं। संस्कृति और शिक्षा के माध्यम से ही हमारी संस्कृति का संरक्षण हो रहा है। दूसरे शब्दों में शिक्षा समाज की संस्कृति को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। क्योंकि शिक्षा जब तक जागरूक नहीं करते लोगों को, तब तक किसी को भी क्या नहीं होती, सुरक्षा नहीं मिल पाती। इसलिए जो शिक्षा है वो हमारी जो संस्कृति है उसका संरक्षण करती है, उसकी सुरक्षित रखती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है, ये आपको दोबारा से सॉरी रिपीट हो गया है। ठीक है, ये वाला जो आपकी स्लाइड है ना, ये सेम स्लाइड थोड़ी सी रिपीट हो गई है। फर्स्ट पॉइंट आपका कि संस्कृति क्या करती है, कि संस्कृति का संरक्षण करती है जो शिक्षा होती है। तो इसलिए संस्कृति पर शिक्षा का प्रभाव इस टाइप से पड़ता है। नेक्स्ट आपका कि संस्कृति का संचालन करती है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, इसका संचालन होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ये हो पाता है। जब आपको उस चीज़ की नॉलेज आप अपनी आने वाली पीढ़ी को देंगे तभी तो आपकी संस्कृति को फॉलो करेंगे ना। तो इसलिए जो शिक्षा का महत्व हमारी संस्कृति पर इस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ता है कि संरक्षण की प्रक्रिया में संचरण की प्रक्रिया भी शामिल है। कि उसको एक तो बचाना और फिर क्या करना, भावी पीढ़ियों के लिए एक तरीके से उसको वो स्थानांतरित करना। क्योंकि संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरण ही इसके संरक्षण की सर्वोत्तम गारंटी है।
कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहा है, इसका स्थानांतरण हो रहा है। तभी तो हो पाता है जब उसको संरक्षण कर पाते हैं, उसको बचाएंगे, संस्कृति को बचाएंगे। इट मीन संस्कृति में लोगों के बारे में उसको जागरूकता बढ़ाई जाएगी शिक्षा के माध्यम से, तभी वो क्या हो पाएगी, एक जगह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचालन हो पाएगा। नेक्स्ट है कि संस्कृति का विकास। अब है कि शिक्षा का कार्य न केवल समाज की संस्कृति को संरक्षित एवं प्रसारित करने का काम करती है। इट मीन्स जो शिक्षा का प्रभाव पड़ता है हमारी संस्कृति के ऊपर, तो वो संस्कृति का विकास भी करते हैं, संस्कृति को डेवलप भी करती है। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही क्या हो पाता है, समाज में संस्कृति को एक तरीके से संरक्षित और प्रसारित किया जाता है, बल्कि यह समाज की प्रगति एवं निरंतर विकास के लिए भी सांस्कृतिक आदर्शों एवं मूल्य में आवश्यक वांछनीय परिवर्तन लाता है। संस्कृति के उससे ही क्या होता है, समाज की प्रगति भी होती है, समाज में निरंतर उसका विकास हो रहा होता है, जिसके बिना सामाजिक प्रगति स्थिरीकृत हो जाएगी और शून्य भी हो जाएगी। अगर संस्कृति नहीं होगी तो जो समाज की जो प्रगति है वो भी स्टॉप हो जाती है, वो भी एक तरीके से शून्य पे चली जाती है, सामाजिक प्रगति भी। ठीक है, तो इसलिए कहा गया जो संस्कृति है, संस्कृति पर शिक्षा का ये प्रभाव पड़ता है कि जो संस्कृति होती है वो संरक्षित होती है। संस्कृति का एक जगह से दूसरी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित संचालन होता है, और जो संस्कृति होती है वो विकास का भी कार्य करते हैं हमारे समाज के लिए। नेक्स्ट संस्कृति के प्रभाव पर और कि शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है संस्कृति पर, तो उसमें है कि संस्कृति की निरंतरता बनाए रखना। शिक्षा के माध्यम से ही संस्कृति की निरंतरता बनी रहती है। संस्कृति के बारे में लोग जानते हैं, क्योंकि वो शिक्षा ही है एक स्रोत जिसके कारण जो संस्कृति होती है वो कैसी होती है, संरक्षित होती है। संस्कृति किसी समाज के लिए समाज का जीवन रखता है, और संस्कृति के बिना किसी भी समाज का देर सवेर पतन और विनाश निश्चित होता है। अगर एक तरीके से संस्कृति ना हो हमारे समाज में, तो एक तरीके से जो हमारी जो समाज है उसका क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, विनाश निश्चित है। शिक्षा अपनी विविध गतिविधियों और वो कार्यक्रमों के माध्यम से संस्कृति की निरंतरता को कायम रखती है। आप देखते हैं कि आपके जो स्कूल में फंक्शन होते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि जो वो है संस्कृति का भी प्रभाव शिक्षा पे पड़ता है, क्योंकि स्कूल में जो कार्यक्रम होते हैं वो हमारी शिक्षा पे प्रभाव डाल रहे हैं ना, तभी ना स्कूल में भी कार्यक्रम हो रहा है। तो जब हमारी संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ेगा एक तरीके से शिक्षा का, क्योंकि जो शिक्षा होती है वो इस बारे में हमें जागरूक बनाती है और उसकी निरंतरता बनाए रखने में वो हेल्प करती है। शिक्षा के माध्यम से ये पॉसिबल हो पाया है कि जो शिक्षा है वो शिक्षा अपनी विविध गतिविधियों और कार्यक्रमों के माध्यम से संस्कृति की निरंतरता को कायम रखती है। ज्ञान मतलब है ज्ञान मतलब है कि कोई भी समाज अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने के लिए स्कूलों की स्थापना करता है। स्कूलों में भी आप देखते हैं कि जो हमारे जो सामाजिक गुण होते हैं, हमारे जो वो कल्चर होता है, रीति रिवाज होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, जो आचरण होता है, व्यवहार होता है, इन सब के बारे में भी हमें स्कूल में क्या की जाती है, शिक्षा दी जाती है। और जब हमें स्कूलों में शिक्षा दी जाती है तभी जो हमारी संस्कृति है वो कैसी है, संरक्षित है, संरक्षण है उसका, एक तरीके से स्थानांतरित हो पा रही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसका विकास होता है इस टाइप से। ठीक है, और उसकी निरंतरता बनी रहती है। लेकिन कुछ स्कूल अपने बच्चों में सांस्कृतिक रूढ़िवादिता और श्रेष्ठता की भावना विकसित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि व्यक्तित्व के विकास में सहायता करती है। जो हमारी जो शिक्षा पर संस्कृति पर हमारी जो शिक्षा का प्रभाव है कि वो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में भी सहायता करती है, उसकी पर्सनैलिटी के विकास में भी। शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करना है। इसके लिए यह सोच, व्यवहार और सांस्कृतिक मूल्यों की वस्तुओं के विविध सांस्कृतिक पैटर्न को नियोजित करता है, ताकि बच्चों को शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक भावनात्मक रूप से अधिकतम विकास हो सके। तो आपने देखा कि किस टाइप से जो हमारी संस्कृति पर, हमारी जो कल्चर है उस पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ रहा है, और एक आपका था कि शिक्षा के ऊपर हमारी संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ रहा था, कि स्कूलों में कार्यक्रम हो रहे थे, शिक्षा के ऊपर जो हमारी संस्कृति का था, जो हमारा कल्चर है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा था। स्कूलों में भी क्या की जाती थी, शिक्षाएं दी जा रही थी संस्कृति की, उसमें कि संस्कृति का वो कैसे करना चाहिए। विद्यालयों में हो रहा था कि शिक्षक पर भी संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा था, पाठ्य पुस्तकों पर भी संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा था। और इसमें क्या पड़ रहा था कि शिक्षा के प्रभाव क्या पड़ रहा था संस्कृति को, तो उसको संरक्षित करी थी, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसका संचालन हो रहा था, विकास हो रहा था, और निरंतरता उसकी बनाई रखी थी। ठीक है, और व्यक्तित्व के विकास में भी सहायता थी। नेक्स्ट है कि उसका शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ रहा है संस्कृति पे, तो एक ये भी प्रभाव पड़ रहा है कि सांस्कृतिक अंतराल को दूर करना। जब वैज्ञानिक अनुसंधानों और आविष्कारों के कारण भौतिक संस्कृति तीव्र गति से विकसित होती है, तो आदर्शों, मूल्यों और मानदंडों से युक्त गैर भौतिक संस्कृति दोनों के बीच एक खाई पैदा करने में क्या करती है, पिछड़ जाती है।
और शिक्षा अपनी गतिविधियों और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से इस सांस्कृतिक अंतराल को पाटने का एकमात्र साधन है। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही जो हमारी संस्कृति है वो हमारे से आज तक जुड़ी जुड़ी रही है। आप देखते हैं कि आपको भी अपनी संस्कृति के बारे में नॉलेज होगी, आपके भी जो परिवार में जो कल्चर, जो रीति रिवाज जो होते हैं, कस्टम्स होते हैं, उनके बारे में आपको शिक्षा होती है, वो नॉलेज होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो एक शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा का प्रभाव पड़ता है हमारी संस्कृति के ऊपर, तो इसलिए ऐसा कहा गया। ठीक है, तो ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिक्षा के ऊपर संस्कृति का क्या प्रभाव है या संस्कृति के ऊपर शिक्षा का क्या प्रभाव है, और दोनों के आंसर मैंने आपको इतने अच्छे से, वो भी कम से कम 6 या 5 पॉइंट आपको मैंने लिखकर दिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा की क्या भूमिका रही है। कि जो संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति की जो संरक्षण होता है वो किस टाइप से हमारी शिक्षा कर पाती है। तो आपने देखा है कि शिक्षा के माध्यम से ही हमारी जो संस्कृति है वो एक स्थान से दूसरी जगह उसका क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो पा रहा है, उसका विकास हो पा रहा है। तो हम इसके संरक्षण की भी एक भूमिका को देख लेते हैं, उस पर भी नजर थोड़ा देर वो कर लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस टाइप से इसका संरक्षण हो रहा है। अब ये नेक्स्ट चीज का कि जो सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक विश्वास, मूल्यों और रीति रिवाजों, व्यवहारों और कलाकृतियों का सामूहिक समूह है जो लोगों या समाज के एक समूह की विशेषता बताते हैं। ठीक है, और इसमें पीढ़ियों से चली आ रही साझा प्रथाओं, प्रतीकों और परंपराओं को शामिल किया गया है। तो इसलिए कहा गया ना, जो शिक्षा है ना वो बहुत अहम भूमिका निभाता है संरक्षण के अंदर। संस्कृति के संरक्षण में जो शिक्षा है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। अब हम इसको देखते हैं कि करके कि शिक्षा निम्नलिखित तरीकों से संस्कृति के संरक्षण में एक अहम भूमिका निभाती है। एक तो है कि मूल्यों और परंपराओं का हस्तांतरण। कि जो शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से ही जो हमारे समाज के मूल्य हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसका हस्तांतरण हो पाता है। शिक्षा एक संरक्षित मंच है, एक तरीके से संरक्षित करने का एक मंच के तौर पर उभर कर आई है शिक्षा। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारी बुकों में भी इसका क्या किया जाता है, उसके बारे में हमें पढ़ाया जाता है। जहाँ सांस्कृतिक मूल्यों और विश्वासों, रीति रिवाजों और प्रथाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पारित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि युवा पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक जड़ों और अपनी पहचान के सार से अवगत रहेगी। तो ये शिक्षा के माध्यम से ही हो पाया है कि हम क्या कर पा रहे हैं, अपनी परंपराओं, मूल्यों को हस्तांतरण कर पा रहे हैं। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा मंच है जो क्या करती है, संस्कृति का संरक्षण करती है। नेक्स्ट है दस्तावेजीकरण और संग्रह। जो शैक्षिक संस्थान अक्सर सांस्कृतिक सामग्री के संग्रह, आपने देखा कि आपकी बुक से दस्तावेज हो गए और संग्रह से संकलन होते हैं। इसमें मौखिक इतिहास से लेकर जो हमारा एक तरीके से जो हमारे बोले वगैरह जो होते हैं, संस्कृति गुण होते हैं, संस्कृति होती है, या फिर पारंपरिक शिल्प तक शामिल होते हैं, हो सकते हैं, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि वह भविष्य की पीढ़ी के लिए क्या है, सुलभ है। तो आपने देखा कि कैसे दस्तावेजीकरण के कारण भी जो हमारी संस्कृति है उसका संरक्षण होता है। ठीक है, कैसे शिक्षा हमारे हमारे उसमें क्या भूमिका निभा रही है संस्कृति की संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है आपका भाषा संरक्षण। भाषा संरक्षण के द्वारा भी क्या होता है, जैसे कि इसमें देखा है कि भाषा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण घटक है और कई देश भाषा ही लुप्त होने के खतरे में है। शैक्षिक कार्यक्रम जो इन भाषाओं को पढ़ाने का क्या होता है, प्राथमिकता देते हैं, उनके संरक्षण और निरंतरता में भी मदद करते हैं। कि इस टाइप से भी क्या कर रहा है, जो हमारी शिक्षा है वो अपनी भूमिका अदा कर रहा है संस्कृति के संरक्षण के लिए। ये बहुत इजी पॉइंट है तो मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ। ऐसे तो मैंने आपको कितनी बार ऊपर भी रिपीट कर दिया। जब हम उसके महत्व के बारे में पढ़ रहे थे, संस्कृति के महत्व, या फिर हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे, तभी आपके सारे पॉइंट्स आए थे कि कैसे जो संस्कृति है, संस्कृति का हस्तांतरण शिक्षा के माध्यम से होता है। संस्कृति कैसे एक व्यक्तित्व के विकास के लिए इम्पोर्टेंस है शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा की क्या क्या भूमिका होती है उसको संस्कृति के संवर्धन के लिए, उसके विकास के लिए, कैसे वो डेवलप करती है संस्कृति को। तो ये शिक्षा के माध्यम से ही हो पाता है। फोर्थ है कि सांस्कृतिक साक्षरता को बढ़ावा देना। कि जो शिक्षा है वो सांस्कृतिक साक्षरता को भी बढ़ावा देती है, शिक्षा के माध्यम से ही हो पाता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति विभिन्न संस्कृतियों से परिचित होते हैं, क्योंकि शिक्षा के थ्रू ही हम बहुत सी विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जान पाते हैं और विविधता के प्रति सराहना को बढ़ावा देते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लिए समझ और सम्मान को गहरा करते हैं। तो ये हमने देखा कि किस टाइप की जो हमारी संस्कृति है वो साक्षरता को बढ़ावा देती है। जो शिक्षा है हमारी वो कैसे सांस्कृतिक साक्षरता को बढ़ावा देती है, संस्कृति के बारे में हमें पहचान करवाती है, संस्कृति का विकास होता है, कैसे हस्तांतरण होता है, कैसे जो संस्कृति है वो व्यक्तित्व का विकास करती है शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, शिक्षा की क्या क्या भूमिका होती है इसके अंतर्गत। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा।
तो आप अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर करना, ज़रूर शेयर कर देना अपने इस वाले चैप्टर्स को, कि जिससे कि उनकी जो भी वो होगी, वो कन्फ्यूज़न होगी वो क्लियर हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो सोल की बुकों में होता है या फिर कहीं अदर भी जगह पे होता है, तो उसमें बहुत वास्ट करके दिया हुआ था। इतना आपको मैंने कंसाइज वे में इस चैप्टर को आपको मैंने दिया, जिससे कि आपको पढ़ने में भी ईजी हो। और हाँ, जो बच्चे इसके नोट्स को गेट करना चाहते हैं, तो मैंने आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों में पिन आउट कर रखा है, तो आप वहाँ से जाके इसको गेट आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।